हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृति पीसीएस आप सभी के लिए यूपीआरओ एआरओ का एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें हम रोजाना 10 क्वेश्चन करते हैं। आज ये हमारा एपिसोड नंबर 22 है, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय प्रणाली के महत्व को दर्शाता है। आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा, आपके ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि किसको बताता है? वित्तीय प्रणाली के इम्पोर्टेंस को बताता है, आपकी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको बताता है। ठीक है, पहला, उत्पादन के कारकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। दूसरा, जो आपका कोष प्रबंधन है एवं वृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं। तीसरा, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिकतम क्या किया जाता है? लाभ अर्जित किया जाता है। अगर आप यहाँ से तीनों पॉइंट अगर पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि भाई जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो ये तीनों ही चीज़ें फुलफिल करता है। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को बढ़िया से समझेंगे तो वो चीज़ें दिख रही होंगी कि ये तीनों ही चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। तो आपका पॉइंट नंबर जो पहला, दूसरा, तीसरा है वो तीनों ही सही हैं, क्योंकि सही का चुनाव करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगर मैं यहीं पर बात करूँ कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, तो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, जो वित्तीय प्रणाली है, वो एक क्या है? एक वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरणों और वित्तीय बाजार का एक सम्मिलित रूप है। क्या है? एक जॉइंट रूप है इन तीनों चीज़ों का। दूसरा, जहाँ पे सुचारू रूप से क्या होता है? वित्त का आदान प्रदान की जो सुविधा होती है वो वहाँ पे दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पे मांग और आपूर्ति, ये फाइनेंशियल सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट घटक हैं। क्या क्या घटक हैं? एक तो है आपका मांग और दूसरा है आपकी आपूर्ति। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस की बात पूछी थी, तो महत्व बता देता हूँ कि देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का इष्टतम और कुशलतम उपयोग, यूज करना और उससे अधिकतम लाभ कमाना इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, वित्तीय प्रणाली द्वारा कोष के मैनेजमेंट, किसके मैनेजमेंट तथा कोष में वृद्धि के उपाय भी इसके तहत किए जाते हैं। उत्पादन के कारकों, जिसमें आपकी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता आती है, तो उसकी उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है। फिर लाभांश का वितरण भी वित्त प्रणाली के माध्यम से ही संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और सही आंसर देना है। मौद्रिक नीति के तहत ये तीनों पॉइंट पढ़ने हैं। तरलता को नियंत्रित करना, जो आपकी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करना। दूसरा, सामाजिक न्याय को बढ़ाना, टू प्रमोट सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को भी बढ़ाने की बात कर रहा है। और तीसरा है वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों की बात समझें तो जो आपकी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि मौद्रिक नीति के बारे में पूछ रहा है, तो ये तीनों ही इसका सही तरीके से यूज में आते हैं और तीनों ही सही होंगे। तो सही उत्तर का मतलब डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल की जाती है जो लिक्विडिटी होती है, तरलता जो होती है। दूसरा, इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी दिया जाता है और ये पूरा का पूरा प्रोवाइड करता है क्या? आपकी वित्तीय संसाधनों को गति। ठीक है, तो ये तीनों ही सही थे, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और देख भी लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मौद्रिक नीति। तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह का विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक विभिन्न जो स्टेप्स होती है उनको उठाती है। इन्हीं नीतियों को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। दूसरा, मौद्रिक नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, एम हैं, वो क्या क्या है? एक तो है मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरा, आर्थिक विकास व आर्थिक
समानता को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, नए मौद्रिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और तरलता को भी नियंत्रित करना, जो लिक्विडिटी है उसको भी कंट्रोल करना। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना। ये भी आपको याद रखना है कि विनिमय दर की स्थिरता, आर्थिक संतुलन, ये भी बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है। आर्थिक समृद्धि दर और मुद्रास्फीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी ये चीज़ आपको याद रखनी है। मौद्रिक नीति का मसला वहाँ पे सेट रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बढ़िया से समझते हैं। आधार दर, जिसको हम पहले भी लगा चुके हैं, बेस रेट। क्या है ये? बेस रेट। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके संदर्भ में बात करनी है और विचार करना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला, इसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। तो यहीं पे थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि ये पॉइंट गलत है। आरबीआई नहीं करता भाई, ठीक है, वो खुद बैंक ग्राहकों को करते हैं। तो पहला तो अपने आप ही गलत हो गया। दूसरा, इसका निर्धारण वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्वयं किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो सही पूछ रहा था, केवल दो, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बैंक का अलग अलग बेस रेट होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से मसला अलग अलग चल रहा होता है, इसीलिए सेम नहीं हो सकता। और ये खुद वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए रखती हैं, एक बेस रेट रखती हैं, इस वजह से। तो केवल 2 था, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और आधार रेट का मतलब बेस रेट, वह न्यूनतम ब्याज दर, क्या? एक वो ब्याज दर जो मिनिमम हो, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को, किसको? ग्राहकों को, ना कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को, ये ऋण प्रदान करती हैं, लोन देती हैं, और उसे ही हम आधार दर के रूप में जानते हैं। और ये स्पष्ट है कि जो आधार दर है वो कम ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर सकता। अंततः जो पहला वाला पॉइंट था वो गलत है, क्योंकि वहाँ आरबीआई टू आपका वाणिज्य बैंक लिखा हुआ था। दूसरा, आधार दर एक निर्धारित वाणिज्य बैंकों के द्वारा स्वयं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे हैं, उनका अलग अलग एरिया, जोन वगैरह पड़ता है। क्लियर है ये चीज़? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का। मर्चेंट डिस्काउंट दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको क्या याद रखना है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये याद रखना है और इसी के बारे में सही उत्तर का चुनाव भी करना है। अब यहाँ पर MDR के बारे में बात कर रहे हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो इसकी राशि व्यापारियों को नहीं मिलती है। ठीक है। दूसरा, वर्तमान में 2000 रुपये तक के डिजिटल लेन देन पर किसी तरीके का मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें सही हैं। तो पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तो इसका मतलब सी बन रहा होगा इसका आंसर। देखते हैं सी क्यों बन रहा है, ये भी बता देता हूँ। देखो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि ये व्यापारियों का मसला नहीं रहता। इसमें मर्चेंट डिस्काउंट दर को वैकल्पिक रूप से जो ट्रांजैक्शन डिस्काउंट दर है वो भी कहा जाता है। तो इसी को जो MDR है, इसको वैकल्पिक रूप से आप क्या बोल रहे हैं? TOR। ठीक है, वस्तुतः ये एक प्रकार का शुल्क होता है जो कि डिजिटल भुगतान हेतु आवश्यक सभी प्रकारों के जो कर हैं एवं जो शुल्क हैं उनका कुल योग होता है। दूसरा, यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा पर लगने वाली एक प्रकार की फीस होती है। तो ये एक क्या है? एक फीस है जो कि आपके डेबिट कार्ड पे भी लग सकती है या आपके क्रेडिट कार्ड पे भी लग सकती है। और ये भी याद रखना है, जो मर्चेंट डिस्काउंट दर चल रही होती है वो एक प्राप्त रकम दुकानदार को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे वर्तमान में आप देखेंगे जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, अमेज़ॉन पे है, आपका बुक माई शो है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है,
अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, ये सारे के सारे इस तरीके की पेमेंट कंपनियों के रूप में काम करते हैं और उसी पे ये चलता है। वर्तमान में 2000 रुपये तक का जो डिजिटल लेन देन चलता है उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम MDR नहीं देना पड़ता। अंततः आपका जो कथन 2 है वो भी सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बजट से है, निम्नलिखित में से किन को बजट 2025-26 में विकसित भारत के इंजन के रूप में रखा गया है। यहाँ पे आपने अगर बजट पढ़ा होगा तो ये आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे मसला आपका डाउन दिखाई देगा। आप जब बजट की बात करते हैं और बजट नंबर कौन सा आपका 2025 से 26 वाला, तो इसमें 4 बातों को क्या बोला गया है, विकसित भारत के इंजन के रूप में रखा गया है। तो वो कौन कौन है, कृषि, आपका MSME, आपका निर्यात और निवेश, चारों में से कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये चारों ही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये चारों ही हैं वो चीज़ें जिसको इंजन के रूप में बताया गया है। और क्या बोला है कि भाई जो भी हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं वो कौन है, आपकी एग्रीकल्चर है, MSME है, आपका निवेश है, निर्यात है ना, ये चारों आपको ध्यान रखना है। और ईंधन हमारे सुधार हैं, जबकि हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य विकसित भारत। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, UPSC में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है और फिर सही उत्तर का चुनाव करना है। आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य उत्पादन और सामाजिक न्याय में वृद्धि करना होता है, ये भी सही बात है, और उसको फुलफिल भी कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों सत्य हैं और ए सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं क्या कह रहा है, बिल्कुल सी कह रहा है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब आपकी जो गुणवत्ता और जो मात्रात्मक दोनों परिवर्तन अगर कहीं दिखाए जा रहे हैं तो उसी में दिखाए जाते हैं। ये दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, एक लंबी होती है, ठीक है। यह प्रेरित और औसतन गति वाला परिवर्तन है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर ही होंगी पहले से, तो इस पर मैं बिल्कुल भी समय लेते ना आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। और किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के बारे में ये बात कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पे समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे UNDP लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम हिंदी वाले बच्चे भी इसी नाम से इसको पढ़ते हैं कि ये किसके द्वारा रेगुलेट है, UNDP के द्वारा। इसका मापन प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है कि ये बेसिस ऑन द पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ की जो आपकी प्रत्याशा चल रही है, एक्सपेक्टेंसी चल रही है, उसी के बिहाफ पे चलता है। तो कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दोनों ही बात सही हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता भी होना चाहिए था। HDI बहुत बार पूछा जाता है और इसमें जो सूचकांक होता है उसमें शामिल देशों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कितनों में, 4 में। पहला अति उच्च मानव विकास, दूसरा उच्च मानव विकास, तीसरा मध्य मानव विकास और चौथा निम्न मानव विकास। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन चलाता है भाई, UNDP के द्वारा चलता है। 1990 से पहली रिपोर्ट आ गई थी, ये आपको याद रहेगा और उम्मीद है ये याद होना भी चाहिए। अब इस सूचकांक के प्रत्येक आयाम के प्रदर्शन को 0 से और 1 के मध्य व्यक्तित्व किया जाता है। 2010 में मानव विकास आयामों से गरीबी, असमानता और लैंगिक सशक्तिकरण की निगरानी के लिए 3 सूचकांक स्टार्ट किए गए थे। कब किए थे भाई, 2010 में। फिर यहाँ पे ये सारे के सारे याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के जो आयाम है वो भी देख लीजिए, जीवन स्तर, समता, शिक्षा,
और दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ये आपको याद रखना है। ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट है और बिना पढ़े इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन मदों को पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है? सही उत्तर का चयन करें। आपको बताना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें किस किस को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। पहला, ऋणों की अदायगी, दूसरा, राज्यों के अनुदान, तीसरा, रक्षा व्यय और चौथा, शेयरों में निवेश। आपको इसका आंसर बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं, उसमें हम क्या क्या रखते हैं? एक तो ऋणों की अदायगी रखते हैं, जो हमारे रीपेमेंट हैं ऑफ लोन्स के, उनको रखते हैं। दूसरा, हम शेयरों में निवेश को भी उसी के तहत रखते हैं। तो जो आपका पहला वाला है वो इसमें आएगा। हम इसमें राज्यों के अनुदान नहीं रखते, ना रक्षा व्यय रखते हैं, तो पहला और चौथा रखा जाएगा। तो देख भी लेते हैं, ए बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है वो समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय में व्यय सम्मिलित होते हैं, वो सारे के सारे व्यय इसमें आते हैं, जिसमें या तो परिसंपत्तियों का सृजन होता हो या जो देयताओं में कमी आती हो। मतलब किसी से अगर लोन ले रखा हो तो हमारी जो लोन वाली जो थी ना लिस्ट, उसमें कमी आ रही है, ठीक है, या हमारी परिसंपत्तियां वहाँ से क्रिएट हो रही हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, इसमें सरकार के द्वारा दिए गए आंतरिक एवं बाह्य ऋणों की अदायगी, शेयरों में निवेश, भूमि, भवन, मशीनों एवं उपकरणों पर किया गया व्यय आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम कोई भी उपकरण वगैरह ले रहे होते तो वो भी यहीं पे आता। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है? जैसा मैंने आपको बताया भी था कि बजट जो उत्तर प्रदेश का आया 2025 और 26 का, उसमें एआई को बहुत बढ़ावा देने की बात की गई है। तो वहीं पर एआई यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी, वहीं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के बारे में भी बात की गई थी, जो शहर था। मैंने आपको समझाया भी था ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नोएडा मार सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो बी आंसर इसका सही है। लखनऊ में ये खोली जा रही है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। क्लियर है ये चीज़? तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क। और क्वेश्चन क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के रूप में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। आपको ये दोनों ऑप्शंस पढ़ के इन चारों में से आंसर देना है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया चल रहा होगा और चीज़ें सीख भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो आज रात में जो 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, वहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की जो नदियाँ हैं उसके किनारों पर जो बसे हुए शहर हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो 8 बजे लाइव ज़रूर जुड़िएगा और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया से मस्त होके चीज़ों को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।